कहा जाता है कि ये सियासत बड़ी निर्मम चीज होती है और ये एक हकीकत भी है। तभी तो अभी केंद्र में मंत्री रहे और बिहार की सियासत के अहम चेहरे रहे रामविलास पासवान के निधन के चंद घंटे ही बीते हैं और अब बात बिहार में उनके निधन से बदले सियासी समीकरणों पर होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज बात करेंगे रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में बदले सियासी समीकरणों की। बिहार का सियासी समीकरण तो ऐसा है कि अलजेब्रा का बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी उस थ्योरम को साधने में नाकाम साबित हो रहा है। जेडीयू बीजेपी के साथ है और इसे एनडीए कहा जा रहा है। एलजेपी बीजेपी के साथ है और इसे भी एनडीए ही कहा जा रहा है। लेकिन एलजेपी जेडीयू के खिलाफ है। लेकिन एलजेपी जेडीयू के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के साथ है। अब कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ, ये तो आपको तय करना है। फिलहाल तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में फिलहाल के बदले हुए समीकरण क्या हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान केंद्र की एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जाहिर है कि एलजेपी एनडीए का घटक दल था, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का देहांत हो गया है। अगर संवैधानिक नजरिए से देखें तो आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्र की एनडीए में कोई भागीदारी नहीं है। राज्य में गठबंधन पहले से ही टूटा हुआ है और ऐसे में अब सीधे तौर पर दबाव है चिराग पासवान पर कि वो बिहार के लोगों को इस बात पर राजी कर सकें कि उनकी पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि अब ऐसा होता दिखना मुश्किल लग रहा है क्योंकि पासवान नहीं है। वहीं नीतीश कुमार के लिए यह आपदा में अवसर जैसा मामला हो गया है। चिराग पासवान पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व की मुखालफत करते रहे थे। चुनाव से ऐन पहले उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ खुली बगावत कर दी और फिर नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। लेकिन तब रामविलास पासवान थे और चिराग को उम्मीद थी कि बीजेपी की मदद से वो अपने समीकरण दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामविलास पासवान चिराग को छोड़कर चले गए। चिराग अकेले पड़ गए और ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए चिराग को एनडीए से अलग करना, चिराग की पार्टी को बीजेपी जेडीयू के खिलाफ बताना और भी ज्यादा आसान हो गया है। वो पहले से ही अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए चिराग पर हमले की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और अब तो उस हमले को झेलने के लिए रामविलास पासवान भी जिंदा नहीं है। अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता खुलकर चिराग पासवान के खिलाफ बोल सकते हैं और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं और बीजेपी भी इसको अब रोकने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसी स्थितियों में समीकरण क्या बन रहे हैं, अब जरा उन्हें भी समझ लीजिए। बिहार में कुल विधानसभा सीटें हैं 243। बीजेपी लड़ रही है 121 सीटों पर। उसने अपने खाते से 11 सीटें दी हैं मुकेश सहनी की वीआईपी को। मतलब कि बीजेपी अकेले लड़ रही है 110 सीटें। जेडीयू के खाते में है 122 सीटें। इनमें से 7 सीटें दी गई हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को, यानी कि जेडीयू अकेले लड़ेगी 115 सीटों पर चुनाव। और लोजपा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा लोजपा ने यह भी साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन फिर यहां पर मेरे जैसे आदमी का अर्थमेटिक का लॉजिक फेल होता हुआ दिख रहा है। चिराग कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे 143 सीटों पर, बचती हैं 100 सीटें जिन पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जो 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मतलब साफ है कि चिराग पासवान 21 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। अगर इन 21 सीटों में मुकेश सहनी की पार्टी की सीटें छोड़ भी दी जाएं तो कम से कम 10 सीटें तो ऐसी हैं ही जिन पर चिराग को बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना होगा। तभी तो चिराग का 143 का टारगेट पूरा होगा। हालांकि बदले समीकरणों में अगर बीजेपी की ओर से लोजपा के खिलाफ कुछ और बड़ा एक्शन होता है तो फिर चिराग के सामने और भी सीटों पर लड़ने का विकल्प खुल जाएगा। हालांकि चिराग को और उनकी पार्टी को इसका कितना सियासी फायदा होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बिहार में समीकरण बदले हुए ही दिख रहे हैं और इन बदलावों पर आपको अपडेट करने के लिए आपके साथ है एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।